हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज हम आपको 2023 में पूछे गए क्वेश्चन का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक होगा। मतलब 23 का जो क्वेश्चन है उसका आज सेकेंड वीडियो होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और पूछता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। डिटर्मिनेंट है, ये बहुत आसान है। उम्मीद है कि आप सॉल्व खुद से कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व हो ही जाएगा, कर लीजिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 को सॉल्व करने के लिए ये भी डिटर्मिनेंट है, कितने बाई कितने ऑर्डर का, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये दोनों को पहले गुना करते हैं, तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा और इंटू में कितना, कोसेक थीटा, और माइनस फिर इधर वाले को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। और त्रिकोणमिति में फॉर्मूला हम पढ़ते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, माइनस है तो माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा, तो एक। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना, तो ये भी एक। माइनस एक कितना हो जाएगा, -2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो -2। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29। 29 में दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल हमसे पूछता है कि कितना होगा। तो चलिए कोई ना, मैट्रिक्स का गुणनफल के लिए आप रूल पढ़े होंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तब गुना होता है। अगर ये बराबर न हो तो दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं है। तो चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 बाई 2 है और सेकंड वाले का भी 2 बाई 2 है। तो हम क्या रूल बताया आपको कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के सेम है, मतलब गुना होगा। और गुना करके जो आएगा वो पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर। इसका मतलब गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा वो भी कितना बाई कितना का, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का। और सारे ऑप्शन 2 बाई 2 का है, तो गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। और गुना करने के लिए ये रूल है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। गुना करने के लिए पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम गुना करके लिखेंगे। 1 का 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2, 0 का 0 से तो 0, फिर 1 का -3 से तो -3, और 0 का किससे 4 से तो प्लस में 0। पहले का पहले से गुना कर दिए और दूसरे का यानी दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम से 0 × 2 कितना आएगा, 0। और 1 का 0 से तो प्लस में 0। इधर गुना करेंगे तो 0 का -3 से तो माइनस सॉरी 0, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1 का किससे 4 से तो प्लस में 4। कितना आ जाएगा देखिए, ये आएगा 2 और कितना -3 और 0 और ये कितना 4। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 - 3 0 4, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा बहला रहा था, मतलब आप चाहे तो इसको जवाब बड़ी आसानी से दे लेंगे। आप पहचानिए पहले, ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं आप तो कुछ रूल याद रखिए। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये कोई एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है। हम तो पढ़ के आए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिलता है, मतलब ए ही मिलता है। बताइए, आई को ए से गुना करेंगे ए मिलेगा, इसका मतलब आंसर में 2 - 3 0 4 वाला ही ऑप्शन होगा। ये सही है। आप जिनको ये ना मालूम हो तो गुना भी कर लेंगे, या ये प्रॉपर्टीज मालूम है तो प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे पूछता है
दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल क्या होगा, तभी जस्ट बताए हम आपको कि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तब गुना होगा, अदरवाइज गुना नहीं होता है। और गुना करने पर जो मैट्रिक्स आएगा पहले का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 1/2 का है और ये मैट्रिक्स 2/1 का है। आप ही बताइए, गुणा करने के लिए क्या रूल बताया है, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तो सेम है। गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा वो पहले का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर, मतलब कितना बाय कितना का आएगा, तो 1/1 का आएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इस साफ साफ दिखता है कि ऑप्शन नंबर ए न होगा और ऑप्शन नंबर बी भी न होगा। नेक्स्ट बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स 1/1 का है। अब फिर बात वही हो गया कि हमको गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करते हैं, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो चलिए, पहले का रो दूसरे का कॉलम, 6 का 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस में 5 का 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 2 से इंटू करेंगे तो 10, और ये ऑप्शन हो जाएगा कितना, 16। और 16 ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये गलत है, ऑप्शन गलती दिया हुआ है इसमें, कहीं एक जगह 6 5 दूनी 10 सही है, इसको आप 16 बना लीजिए और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ चिन्ह का कोई फेरा होगा, मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो कितना आता 6 और इसमें 5 जाता, फिर भी नहीं माइनस आता, सही है 16 होना चाहिए था, 11 यहाँ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ भी देखिए मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, यहाँ भी दिया हुआ है दो मैट्रिक्स है और दोनों का गुणनफल पूछा है मेरे से। बताइए, ये जो मैट्रिक्स है ये भी 1/1 का है और ये मैट्रिक्स 1/2 का है। तो गुना करने के लिए पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना बाय कितना का, 1/2 का। तो 1/2 का, 1/2 का पहला ऑप्शन नहीं होगा, उसकी है 2/1 का, इसका मतलब सी भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन बच गया है, एक बी और एक डी। तो चलिए गुना कर लेते हैं, गुना करते कैसे हैं, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो गुना करेंगे -1 का 1 से कितना आ जाएगा, -1, और -1 का -1 से कितना आ जाएगा, +1, मतलब इसका ऑप्शन -1 +1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, डी भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा ये तो बड़ी बहुत आसान है, जितना सोच नहीं सकते हैं। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है। अच्छा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट रहेगा तो बात कुछ और होगा और मैट्रिक्स है तो बात कुछ और होगा। चलिए, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में हमसे कहता है 3 से गुना कीजिए। आपको मालूम होगा कि कोई नंबर से गुना करते हैं मैट्रिक्स में, इसके प्रत्येक अवयव में गुना होता है। बताओ, गुना करेंगे तो 7 का 3 से कितना आ जाएगा, 21, 3 का -2 से तो -6, और 8 का 3 से तो कितना आ जाएगा, 24, और ये 0। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 21 24 -6 और 0, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 21 -6 24 0। तब यहाँ भी ऑप्शन दिख रहा है, ये भी सही है, कहीं इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो चलिए अब देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, देखेंगे 33। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। ये एलपीपी ग्राफ का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। कैसे बनाते हैं हम इसको, इसमें पहले आपको पहचानना पड़ेगा, जो z इक्वल टू दिया रहता है वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव
फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो पहले आपको पहचानने आना चाहिए, और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कौन कॉन्स्टेंट्स है, कौन नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है, पहचाने। चलिए आप ऐसे याद रखिए, जो जेड इक्वल टू होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन हिंदी में। कॉन्स्टेंट जिसमें एक्स वाई दोनों हो तो क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। सिंगल सिंगल एक्स रहे मतलब क्वाड्रेंट को अगर रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, ये कहता है कि अधिकतमीकरण करें, मतलब अधिकतम मान क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो आराम से सबसे पहला काम इसका ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इस जगह पर अपना मन से इक्वल का चिन्ह लेंगे, तो आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 25। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये तो एक्स एक्सिस, ये क्या? वाई एक्सिस। अच्छा, अगर x का मान 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा? 25। और मान लीजिए यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 0, कितना? 25। और अगर y का मान 0 लिए तो x कितना आएगा? 25। तो वो भी यहाँ मान लेते हैं कि ये आएगा 25, 0। और इस लाइन को मिला देंगे। मिलाने से पहले यहाँ वाला इनइक्वलिटी को देखते हैं। अगर इक्वल का चिन्ह है तो पूरा लाइन खींचेंगे, अगर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो डॉटेड लाइन खींचते हैं। अभी है इसलिए पूरा लाइन खींच देंगे। चलिए, ये ग्राफ है। अच्छा, जब भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक रेखा नहीं, एक एरिया देता है। बताइए, पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन से इधर का एरिया दे रहा है या इधर का एरिया दे रहा है। इसके लिए कोई पॉइंट लेंगे अपना मन से, और चेक करने के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट होता है 0, 0। तो 0, 0 को इसमें रखेंगे। अगर बात सही आ गया, हम जिधर का पॉइंट लिए हैं उधर वाला एरिया होगा। अगर बात गलत आया है तो जिधर पॉइंट लिए हैं उसके विपरीत साइड वाला एरिया होगा। तो जैसे 0, 0 लिए हैं तो लाइन से इधर है, तो 0, 0 को यहाँ रखिए। बता, 0 + 0 लेस देन कितना आ जाएगा? 25। ये बिल्कुल सही बात है। सही आया तो जिधर पॉइंट है उधर वाला कलर करेंगे। तो मतलब ये कहता है इधर वाला कलर होगा, होगा कलर। इसके बाद नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ, ये कहता है x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मालूम है कि x का जो मान होता है y एक्सिस से राइट साइड में सब पॉजिटिव में होता है, 0 से बड़ा होता है। और y का मान कहता है 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब x एक्सिस से ऊपर का जो वैल्यू होता है वो टोटल y का वैल्यू पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा होता है। बता, ये लाइन कहता है इधर वाला, ये लाइन कहता है ऊपर वाला, और ये कहता है इधर वाला। तो सब में कौन? सब में आपको लग रहा होगा कि ये वाला ट्रायंगल है। अगर ये वाला ट्रायंगल है तो ये जो कलर वाला भाग है इसमें टोटल कितने कॉर्नर पॉइंट बना है? एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। हमको तीनों कॉर्नर पॉइंट मालूम है। इसके लिए एक टेबल बना लीजिए। एक में लिखेंगे पॉइंट, और दूसरे में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? तो 6x प्लस में कितना? 3y। अच्छा, पॉइंट क्या क्या है बताइए? एक तो 0, 0 है, दूसरा कितना है? 25, 0 है, और तीसरा पॉइंट कितना है? तो 0, 25 है। बारी बारी से सारे पॉइंट को इसमें रखेंगे। तो जेड इक्वल टू एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, कितना आ जाएगा? 0। वाई का भी वैल्यू 0 रखेंगे तो 0। जेड इक्वल टू एक्स की जगह पे 25 रखेंगे, और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। और y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, यानी इसमें जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है? 150। अच्छा, इसमें x का वैल्यू 0 है तो 0, और y का वैल्यू कितना है? 25। तो 25 यहाँ रखेंगे तो 25 या 75। तब इसमें जो z का वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है? 75। हमसे क्या कह रहा है?
ये अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम। बताओ, अगर अधिकतम कह रहा है तो इसमें से सबसे ज्यादा कितना है? 150। अगर न्यूनतम कहता है तो क्या आंसर होता? 0। फिलहाल हमसे अधिकतम पूछा है, यानी जेड का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 150। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आवे तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे उधर हम अभी बताए हैं। आप घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और ना बने तो कमेंट कीजिए, हम फिर अगले दिन इसको बताएंगे। सेम क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए, अगर ना बने तो कमेंट करना है, फिर हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं 36, यानी 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये वेक्टर का क्वेश्चन है और कहता है डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है। वो है ना, हमको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो निकालते हैं उसमें आई वाले को आई वाले से गुणा करते हैं, जे वाले को जे वाले से गुणा करते हैं, और के वाले को के वाले से गुणा करके जोड़ के लिख देते हैं। बताओ, आई वाले कितना है? तो 2। इधर आई वाले कितना है? तो 1। फिर प्लस जे वाले इधर कितना है? तो -3, तो -3। और इधर जे वाले नहीं है का मतलब 0 है। अच्छा, प्लस में के वाला इधर कितना है? नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। और इधर के वाला कितना है? तो 1 है। बताइए, 2 को 1 से गुणा किए 2, ये कितना आएगा? 0। ये कितना? तो 0। मतलब टोटल कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। आराम से इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछता है, आराम से बता सकते हैं। चलिए, ये इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, इसको कहिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आप याद किए होंगे, पढ़े होंगे ऐसे, 2 tan 1 x का फॉर्मूला। 2 tan 1 x का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े थे? अगर साइन इनवर्स में पूछता है तो क्या आंसर? 2x बटा 1 + x²। अगर कॉस इनवर्स में पूछता है, आंसर क्या था? 1 - x² बटा 1 + x²। और अगर टेन इनवर्स एक्स में पूछता है, क्या था? 2x बाय 1 - x²। आप मिलाकर देख लीजिए, आप अगर याद किए होंगे तो ऐसा ही था ना। 2 tan 1 x का ये तीनों फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो हमसे पूछा है 2 tan 1 x, ऑप्शन में ढूंढेंगे कि तीनों में से कौन सही है। तो चलिए मिला लेते हैं। कॉस वाला में 1 - x² बटा 1 + x² होना चाहिए, मतलब गलत बात है। साइन इनवर्स एक्स में प्लस वाला होना चाहिए, तो है प्लस वाला। और टेन इनवर्स में माइनस वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? प्लस वाला है, का मतलब ये गलत है। ये तो कभी होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, ये भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का है। आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं, आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्या आ रहा है? फॉर्मूला। पूरे मैथ का जो फॉर्मूला है आप टोटल याद कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में तो हमको लगता है कि 30 नंबर के आसपास केवल फॉर्मूला से आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा अगर आपको प्रयोग यूज करने आता है फॉर्मूला का, तो बेसिक क्वेश्चन अगर बन जाता है तो ऑब्जेक्टिव 50 का 50 बना सकते हैं। बट पता नहीं, फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कैसे बनेगा बताइए। आप पढ़े होंगे ये फॉर्मूला कैसे? tan 1 x प्लस cot 1 x बराबर π/2। अब बताओ, cot 1 x पूछा है, इधर रहने दीजिए cot 1 x को, और ये प्लस में है, उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा? tan 1 x। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। π/2 माइनस tan 1 x, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 39। इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप यहाँ पे इसको 1 बना लीजिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1। ये थोड़ा गलत है।
चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला फॉर्मूला है किसका। आप याद रखिए इस बात को। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। आपको ये बात याद रखना है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई रहे, यहाँ पे प्लस तो ऊपर में प्लस और नीचे माइनस। अगर यहाँ पे माइनस एक मतलब ऊपर में माइनस और नीचे प्लस, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ये तीनों तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है हमसे। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स। इसके लिए कंडीशन क्या पढ़ते हैं हम लोग कि एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए π/2 तक। इसका मतलब जो एंगल में आता है वो एंगल का जो मान होना चाहिए वो -90 से लेकर कितना तक +90 तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए तो 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री इसके बीच में होगा। अगर इसके बीच में होता तो जो यहाँ पे रहता वही आंसर लिख देता, लेकिन यहाँ तो 120 दिया हुआ है, उसके बीच में है नहीं। इसका मतलब साफ साफ दिखता है कि 2π/3 ऑप्शन नहीं होगा। अब बताइए जो बच्चा फॉर्मूला में ये न याद किया होगा उसके लिए तो यही आंसर होता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये ऑप्शन होगा ही नहीं। चलिए बढ़ाते कैसे हैं इसको। हम आपको पढ़ाए होंगे कि साइन इनवर्स, अच्छा साइन बताइए ऊपर में 2π है नीचे 3 है, तो दो के जस्ट नजदीक में 3 से कटने वाला कौन संख्या है। दो के जस्ट नजदीक में 3 से कटने वाला संख्या था, आप बोलिएगा कि 3 ही तो है। दो के जस्ट नजदीक में कौन सी संख्या है 3 से कटने वाला, तो 3। तो 3 है। अच्छा पाई है ऊपर में तो पाई देना पड़ेगा, तो पाई बताइए है 2π, हम लिखे हैं 3π। क्या करेंगे तो पाई 2π आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि इसमें से आप पाई घटा दीजिए और बट्टा में जो है उसको नोट कीजिए 3 है तो 3 है। इसी को आप आगे बढ़ाइए। साइन इनवर्स बताओ साइन अलग अलग करेंगे तो ये तो 3 से 3 कैंसिल, तो पाई -π/, कितना हो जाएगा 3। और बोलिए साइन इनवर्स पाई पर चेंज या नो चेंज, रूल पढ़े होंगे। पाई पर नो चेंज होता है तो साइन है तो साइन होगा। अच्छा पाई माइनस है, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट होती है और सेकेंड में साइन क्या होता है प्लस, इसलिए प्लस है। और जो यहाँ पे रहता है वही लिख देते हैं तो π/3। अब बताओ π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री -90 और 90 के बीच में है। एक मतलब जो यहाँ पे होगा वो बाहर लिख देंगे, तो अब आराम से हम लिख सकते हैं कितना π/3। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो π/3 होगा, बाकी सब ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। जिनको चेन रूल मालूम होगा या मेरा जो पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम बोले होंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे और एक्स के साथ जो संख्या होता है उससे डिफरेंशिएशन में गुणा करते हैं, और एक्स के साथ जो संख्या होता है उससे इंटीग्रेशन में भाग देते हैं। अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन है, बताओ दो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा cos 3x बाय कितना 4 और क्या dx। बताओ ये दो तो रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, और एंगल में जो है वो तो लिख देंगे 3x/4। लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 3/4, तो 3/4 से यहाँ इंटू कर देंगे 3/4, 2 से कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा -3/2 और क्या साइन 3x/4। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, -3/2 साइन 3x/4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सब गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है और ये बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। कैसे बनेगा बताइए। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। लेकिन मेरा नोट याद रखिए, हम क्या बताए हुए हैं कि डिफरेंशिएशन के केस में एक्स के कोफिशिएंट से गुणा करते हैं और इंटीग्रेशन के केस में एक्स के कोफिशिएंट से भाग देते हैं। बताओ, ई के पावर -3x है तो ई के पावर -3x तो होगा, क्योंकि इसका सेम होता है तो सेम लिख दिए। लेकिन एक्स का कोफिशिएंट कितना है -3, तो -3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। इसका मतलब आंसर देख लेंगे कौन सा होगा। यहाँ साफ साफ दिखता है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, 43 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि टाइपिंग में गलती हुआ है। ये 2 ना होके यहाँ क्या होना चाहिए था, x। इस जगह पे 2 ना होके क्या चाहिए था, x। और x दे के हम क्वेश्चन बना लेंगे। बताए 11 के पावर x है। 11 के पावर x है। अच्छा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, a के पावर x log a। बेस में ये लिखिए ना लिखिए चलेगा, क्योंकि ये छुपा रहता है। अच्छा, a का काम यहाँ कौन कर रहा है, 11। इसका मतलब 11 के पावर x। अच्छा, log यहाँ पे a है, a का मतलब 11। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका रेस्ट सब गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। अच्छा, हम ऐसे पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन में 1/x का जो डीसी होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो -1/x² होता है। और यहाँ पे चेन रूल भी काम करेगा, बिना चेन रूल का काम करेगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तब काम करता है जब यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या रहे, सेम। सेम है तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो चलिए बना लेते हैं। बताओ, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम है क्या, सेम नहीं है, मतलब सेम हमको करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, डी ई 1/3x - 2 और नीचे अपना मन से हम देंगे 3x - 2। एक्स्ट्रा काम किए हैं तो गुना कर लेंगे 3x - 2 और कितना हो जाएगा नीचे, तो dx। अब बताइए, अब तो सेम है, दोनों जगह सेम है तो फॉर्मूला काम करेगा। क्या फॉर्मूला होता है, -1/x²। यहाँ x था इसलिए x², लेकिन यहाँ x की जगह पे कितना है, तो 3x - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अलग अलग करेंगे तो बताइए, 3 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा और x का डीसी कितना आएगा 1, और -2 कांस्टेंट है इसलिए 0। ये कितना आ जाएगा, 3 में से 0 का 3 इंटू करेंगे तो -3/3x - 2 का क्या, होल स्क्वायर। देखेंगे कौन सा सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, रेस्ट सब का सब गलत है। यानी बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, 45 ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंशिएशन ही करना है लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म का है। हमसे कहा है कि dy/dx का वैल्यू कितना होगा, बताइए। कहता है dy/dx का वैल्यू कितना होगा। कोई बात नहीं है, ऊपर में कौन है तो y, नीचे कौन है तो x। आप ऊपर में y वाला को लिखे और नीचे में x वाला को। y वाला ऊपर में कितना है बताओ, d b sin²θ। और नीचे में क्या है, x। x वाला कितना है, a cos²θ। और आपको पता होगा कि इसका डीसी क्या होगा, b कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। sin²θ का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2 sin θ। सेम करेंगे तो sin θ का क्या हो जाएगा, cos θ बट्टा में। अच्छा, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। cos² का क्या होगा, 2 cos θ। और सेम है तो cos का क्या हो जाएगा, -sin θ। सेम कर लेंगे।
चलिए यहाँ से कटेगा कौन, तो 2 से 2 गया, और cos थीटा से cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा, मतलब क्या आ गया, माइनस बचा हुआ है तो माइनस बी अपॉन ए। ऑप्शन देखेंगे माइनस बी बाय ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। अच्छा ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, और आप इसे जानबूझ के ये मत समझ जाइएगा कि होमोजेनियस का, होमोजेनियस फॉर्म का है। ये जो क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल बोलने का क्या मतलब, इसमें x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, वही आंसर होता है। तो चलिए करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कितना, तो 0। बताओ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई प्लस में उधर जाके माइनस में, तो वाई स्क्वायर और क्या, डी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, वही आंसर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स क्यूब बाई 3, और माइनस से तो रहेगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वाई क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन हो गया इसलिए प्लस सी। चलिए एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, यानी वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, कोई ना, दोनों का भिन्न का जोड़ कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा नीचे में 3 था, 3 को क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा 3c, और 3c भी एगो कांस्टेंट है, इसलिए उसके बदले यूज कीजिए सी। ऑप्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी बोलिए, के बोलिए, बात बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, और वेक्टर में भी गुणनफल निकालना है, गुणनफल में भी डॉट प्रोडक्ट है क्या, और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का निकालना बहुत आसान है। उसमें आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ गुना करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए इधर आई वाला दिख रहा है -2, तो -2। अच्छा गुना करेंगे आई वाला के साथ, इसमें आई वाला कितना है, तो 3, फिर प्लस इधर जे वाला कितना है, तो 1, तो 1, इधर जे वाला कितना है, तो -1, तो -1, प्लस इधर के वाला नहीं है का मतलब क्या है, 0, और इधर के वाला कितना है, तो 1, 1। बताइए कितना आएगा, -6, ये कितना आएगा, तो -1, और ये कितना, तो 0, मतलब टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आराम से बनाएंगे, डॉट प्रोडक्ट और बिल्कुल आसान है क्या, वेक्टर ही आसान है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, e के पावर क्या दिया हुआ है, 3x, और क्या dx, ई प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो माइनस ई के पावर 4y, और क्या हो जाएगा dy, अलग अलग हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए। e के पावर 3x है तो 3x, लेकिन हम आपको क्या बताए, इंटीग्रेशन जहां जहां करेंगे वहां x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है 3, इसलिए 3 से भाग देंगे। इधर माइनस e के पावर 4y है, और भाग किससे देंगे, तो -4 से, सॉरी केवल 4 से भाग देंगे, 4 से, और प्लस में क्या, तो सी। ऑप्शन देख लेंगे, ये आएगा e के पावर 3x बाई 3, माइनस में इधर आके प्लस में e के पावर 4y, और बट्टा में 4 इक्वल टू सी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1/3 e के पावर 3x, 1/4 e के पावर 4y प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सेम, ये भी अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में क्या होगा,
1/x और क्या है dx। बताओ, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 1/y और क्या dy। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम, log mod x, log mod x। और ये माइनस 1/y है तो इसको क्या बोलेंगे, log mod y। और सब log में आया है इसलिए इसका कांस्टेंट भी किस में मानेंगे, log के रूप में ही। बताओ, ये माइनस में इधर आके प्लस में क्या हो जाएगा, log mod x। और माइनस, सॉरी माइनस नहीं, इधर आके प्लस हो जाएगा, log mod y। और इधर log कितना हो जाएगा c। ये log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n। ये हो जाएगा x इंटू क्या y बराबर log c। log इधर भी log इधर भी, तो दोनों तरफ खत्म, क्योंकि दोनों का log का बेस क्या है, सेम। तो खत्म हुआ, क्या बच गया, एक्स वाई इक्वल टू क्या सी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, एक्स वाई इक्वल टू सी न के है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 50 यानी 50। 50 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछता है समाकलन गुणांक। अच्छा, गुणांक नहीं होता है, गुणक होता है। कोई ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमसे पूछा है। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन तीन टाइप का, कौन कौन, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लिनियर फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है लिनियर फॉर्म का क्वेश्चन है। लिनियर फॉर्म में भी दो टाइप का होता है क्वेश्चन, एक dy बट्टा dx के रूप में सेट होता है और दूसरा dx बट्टा dy के रूप में सेट होता है। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है वो dy बट्टा dx के रूप में सेट है। dy बट्टा dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। बताइए यहाँ से देख के कि p की जगह पर इसमें क्या आया है, p की जगह पे मतलब y को छोड़कर जो रहता है वही p का वैल्यू होता है। तो y को छोड़कर यहाँ पे क्या है, माइनस साइन एक्स। मतलब p का वैल्यू कितना है, माइनस साइन एक्स। हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, मतलब IF पूछा है। और इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx आएगा, e के पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू मालूम है, माइनस बाहर देगा और साइन एक्स dx। बताओ, e के पावर माइनस तो है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, तो माइनस कोस एक्स। इसमें सी तो देते नहीं है, तो e के पावर माइनस माइनस प्लस, तो पावर में कितना हो जाएगा, cos x। तब e के पावर cos x कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन ही बताना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे हम पूरा पढ़ लेंगे। और आप लगभग लगभग 4 साल का ही ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का बना लेते हैं एकदम कंफर्म रूप से। और उसके जैसे ये क्वेश्चन बता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बनाने आना चाहिए। 4 साल में मतलब 400 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लिए। 400 ऑब्जेक्टिव अगर हम आपको बताते हैं और उस टाइप का आप अपना मन से भी कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और यही है कि आप अपने भरोसे से और इंसानियत पूर्वक सभी वीडियो और यानी सभी वीडियो लेक्चर जो है सबको अच्छे से देखिए और समझिए। उम्मीद है कि आपका भला होगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाइएगा। थैंक यू।